बढ़ाने का जुनून है, आरजू है आपको सफल बनाने की। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम आज की क्लास में आपको प्रश्नोत्तर विधि में कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 और उसका टॉपिक है गुप्त साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आप लोगों से करेंगे। ठीक है, इसी क्लास में सिर्फ वो ही प्रश्न शामिल हैं जो कि 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान की किताब में है, SST की बुक में है। तो देखिए, शुरू करेंगे सबसे पहले गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो आप ध्यान में रखेंगे श्रीगुप्त। पेन चलाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो आप इस प्रकार सुन लें कि गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक है वह श्रीगुप्त है। और गुप्त साम्राज्य कब से कब तक रहा, गुप्त वंश कब से कब तक रहा, तो आप ध्यान में रखेंगे 350 से 550, 350 से 550 ईस्वी तक। याद करवाएंगे आप लोगों को, प्रयास करने का मेरा प्रयास है आप लोगों को याद करवाने का कि 275 से यानी कि 350 से 550 ईस्वी तक गुप्त वंश रहा। ठीक है, ईस्वी की बात कर रहे हैं। तो संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। कौन था गुप्त वंश का संस्थापक, श्रीगुप्त। 275 ईस्वी में गुप्त वंश की श्रीगुप्त ने स्थापना की थी, इसलिए संस्थापक श्रीगुप्त है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है घटोत्कच का। किस श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच महाभारत में तो भीम का पुत्र था, लेकिन यहाँ पर घटोत्कच जो है वह किसका पुत्र है, श्रीगुप्त का पुत्र है। किसका पुत्र है, घटोत्कच किसका पुत्र था, श्रीगुप्त का पुत्र था। और इसी से महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस घटोत्कच को कौन सी उपाधि से विभूषित किया गया था, इसको कौन सी उपाधि थी इसके पास, घटोत्कच के पास, तो महाराजा। ठीक है, महाराजा की उपाधि थी घटोत्कच के पास, महाराज की उपाधि थी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। घटोत्कच के पास कौन सी उपाधि थी, महाराज की उपाधि। तो श्रीगुप्त संस्थापक, इसके बाद इसका पुत्र कौन बना भाई, घटोत्कच बना। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न एक और निकल करके आता है, घटोत्कच के बाद उसका जो पुत्र कौन, चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना। घटोत्कच के बाद कौन शासक बना, चंद्रगुप्त प्रथम, ये भी ध्यान में रखेंगे। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, क्रम भी ध्यान में रखना गुप्त वंश के शासकों का, कि प्रश्न पूछ ले, कई संभावनाएं बनती हैं, तो आप ध्यान में रखें कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है वह किसका पुत्र था, घटोत्कच का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम किसका पुत्र था, घटोत्कच का पुत्र था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, पहले तो इसका काल देखें कि चंद्रगुप्त कब से कब तक इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 320 से 335 तक, 320 से 335 तक कौन रहे भाई, चंद्रगुप्त प्रथम रहे। चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक रहा या शासनकाल कब से कब तक रहा, 320 से 335 तक। क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है चंद्रगुप्त से, कि चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया, इसको महत्वपूर्ण संभावनाएं अपन जुटाते हैं इसकी, कि चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसके किसकी उपाधि थी, तो आप बताएंगे महाराजा धीराज की उपाधि थी इनके पास। चंद्रगुप्त प्रथम के पास कौन सी उपाधि थी, महाराजा धीराज की उपाधि थी। और चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था, इससे महत्वपूर्ण बात है, कुमार देवी के साथ इन्होंने विवाह किया। कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने किसके साथ विवाह किया, तो कुमार देवी की ध्यान रखना, चंद्रगुप्त कुमार या चंद्र कुमार याद रखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी के साथ विवाह किया। बहुत बार प्रश्न पूछ लेते हैं, कुमार देवी किस वंश से संबंधित है, तो आप बताएंगे लिच्छवी वंश से। लिच्छवी वंश, ये लिच्छवी वंशजा थी, ये भी कह सकते हैं लिच्छवी वंश। कुमार देवी किस वंश से संबंधित है, लिच्छवी वंश से। तो लिच्छवी वंश की राजकुमारी से चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया भाई, विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने किसके साथ विवाह किया, तो आप बताएंगे कुमार देवी के साथ। किसके साथ विवाह किया, कुमार देवी के साथ। और चंद्रगुप्त प्रथम जो था उनको इसके पास कौन सी उपाधि थी, तो आप बताएंगे महाराजा धीराज की उपाधि थी। शासनकाल था 320 से 335 तक। और चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया। कौन सा संवत चलाया, गुप्त संवत। ठीक है, आप लोगों से पूछ ले भाई, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एग्जाम फाइट करने में शायक रहेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम ने
गुप्त बहुत सारे हैं, चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, समुद्रगुप्त है, रामगुप्त है, श्रीगुप्त है, घटोत्कच है। ठीक है, एक बार प्रश्न आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुप्त वंश से संबंधित नहीं है। प्रश्न क्या बना था कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुप्त वंश से संबंधित नहीं है। कौन सा शासक था, उसमें घटोत्कच मेरा गलत हो गया था प्रश्न, क्योंकि घटोत्कच लगता नहीं है गुप्त वंश का शासक होगा। घटोत्कच को मैंने भीम का पुत्र समझ लिया था, इसलिए आंसर गलत हो गया था। तो आप ध्यान में रखें, घटोत्कच भी गुप्त वंश से संबंधित है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया, ये भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि गुप्त संवत जो होता है वह कब से प्रारंभ होता है। तो ये भी प्रश्न पूछ लेते, गुप्त संवत कब से प्रारंभ होता है। तो 320 में से एक गुप्त कर दो, 320 में से एक गुप्त कर दीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम कब बना, 320 में -1 करेंगे, एक गुप्त हो गया तो 319 हो गया, और 319 से गुप्त संवत प्रारंभ हो गया। 319 से कौन सा संवत प्रारंभ हो गया, गुप्त संवत प्रारंभ हो गया। तो चंद्रगुप्त प्रथम की ये महत्वपूर्ण प्रश्न इस बुक में दे रखे हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 तक शासक रहा। महाराजा धीराज की उपाधि इसने धारण की, कुमार देवी के साथ विवाह किया। कुमार देवी लिच्छवी वंश से संबंधित थी और इन्होंने गुप्त संवत प्रारंभ किया। कैसे प्रारंभ किया, 320 में से एक गुप्त कर दिया, गुप्त संवत प्रारंभ कर दिया। तो ये तो बात थी कुमार किससे, चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित बातें हैं। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र बनता है। पुत्र कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय मत समझना, यही गलती हो जाती है। तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन बनता है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त नाम ही समुद्रगुप्त है, तो बोर्ड तो अपने को साफ करना पड़ेगा ही, क्योंकि पूरा समुद्र यहां पर लिखना है। ठीक है, समुद्रगुप्त से काफी प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक, समुद्रगुप्त से काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक पूरी क्लास मैं आप लोगों को के लिए लेकर के आऊँगा। इसके जस्ट बाद 1 घंटे की वो क्लास होगी, आप उसको गंभीरता से सुनेंगे ताकि आप एग्जाम में सही आंसर चुनें। ठीक है, समुद्रगुप्त का चर्चा अपन यहाँ करेंगे, पर बात अपन उन्हीं प्रश्नों की करेंगे जो कि 10th क्लास की बुक में है, समुद्रगुप्त। ठीक है, एक लाइन कॉमन बात प्रश्न पूछते हैं, समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं भाई, कविराज भी कहते हैं। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं, कविराज भी कहते हैं। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं, कविराज। समुद्रगुप्त का क्या नाम है भाई, कविराज भी इसको कहा जाता है। और समुद्रगुप्त जो है, इसके लिए एक और भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। ठीक है, दोनों में अंतर तो है वैसे, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट जो था वह ऐसा शासक था जिन्होंने काफी युद्ध जीते थे। ठीक है, और लेकिन वह एक युद्ध में हार गया था। कौन सी में, वाटर और लू, पानी और लू एक जगह हो गई थी, इसलिए वह हार गया था। वाटरलू की लड़ाई में कौन हार गया था, नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन समुद्रगुप्त ऐसा शासक था जिन्होंने कभी युद्ध में नहीं हारा था। ऐसा गुप्त शासक जो कभी भी युद्ध में नहीं हारा था, कौन था, समुद्रगुप्त था। कौन था भाई, समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का कार्यकाल जो अपन बात करेंगे, एक 335 से, देखो कुछ बुक्स हैं उसमें 375 दे रखा है, लेकिन आप 10th क्लास की बुक जो है 335 से 380 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। क्या कहा जाता है, कविराज भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आप ध्यान में रखेंगे, समुद्रगुप्त से संबंधित 2 और महत्वपूर्ण बातें। एक तो प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति में एक खास बात समुद्रगुप्त ने लिखी है। कौन सी, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में क्या खास बात है, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। क्या खास बात है, प्रयाग प्रशस्ति में इंपॉर्टेंट बात यह है कि समुद्रगुप्त ने स्वयं को क्या कहा है, स्वयं को श्रीगुप्त का प्रपुत्र कहा है। क्या कहा है भाई, श्रीगुप्त का प्रपुत्र, पड़पोता। क्या कहा है, श्रीगुप्त का प्रपुत्र या पड़पोता कहा है। हम समझ रहे ना बात को, पड़पोता। प्रश्न पूछ रहे, समुद्रगुप्त ने किस प्रशस्ति में, कौन सी प्रशस्ति में, समुद्रगुप्त ने कौन सी प्रशस्ति में स्वयं को श्रीगुप्त का प्रपुत्र कहा है। तो क्या आंसर आ जाना चाहिए, प्रयाग प्रशस्ति में। कौन सी प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने
स्वयं को श्री गुप्त का परपौत्र कहा है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं, भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो स्मिथ ने कहा। ये क्लास, इसकी समुद्रगुप्त की पूरी क्लास आप देखने के लिए आप ध्यान में रखेंगे। मेरी अगली क्लास जरूर देखें, 1 घंटे की लगभग हम आपको क्लास बताएंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इसकी अपन चर्चा करेंगे। समुद्रगुप्त ने स्वयं को श्री गुप्त का प्रपुत्र या पड़पोता कहा, यह ध्यान में रखेंगे। एक और प्रशस्ति आप ध्यान में रखेंगे, इलाहाबाद प्रशस्ति। समुद्रगुप्त से संबंधित इलाहाबाद प्रशस्ति। ये जो प्रश्न बताए जा रहे हैं आप लोगों को, वो 10th क्लास की बुक में से है, सिर्फ 10th क्लास की बुक में स्थित प्रश्न है। पूरा डिटेल्स जो है हम आप लोगों को अगली क्लास में बताएंगे। इलाहाबाद प्रशस्ति जो है किसके द्वारा है? देखो, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, क्या नाम था? दरबारी कवि। इलाहाबाद प्रशस्ति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या है कि इलाहाबाद प्रशस्ति के जो रचयिता हैं, दरबारी कवि जो थे हरिशेन द्वारा रचित है। ये हरिशेन ने इसके ऊपर, इलाहाबाद प्रशस्ति जो है उसके ऊपर समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का वर्णन किया है। समुद्रगुप्त जो थी उसकी सैनिक सफलताओं का वर्णन इस अभिलेख पर किया है। कौन से अभिलेख पर किया गया है? इलाहाबाद प्रशस्ति पर। ध्यान में रखना, इलाहाबाद प्रशस्ति पर इसका दरबारी कवि कौन था? हरिशेन ने किसकी सैनिक सफलताओं की, समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का वर्णन, समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का वर्णन किस अभिलेख पर या किस प्रशस्ति पर है? सैनिक सफलताओं का वर्णन किस अभिलेख पर किया गया है? तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? इलाहाबाद। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इलाहाबाद प्रश्न आ गया। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। इलाहाबाद प्रशस्ति जो है वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन आ जाएगा, ए अशोक से संबंधित है, बी समुद्रगुप्त से संबंधित है, सी चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है, डी ए व बी दोनों से संबंधित है। तो इलाहाबाद प्रशस्ति किससे? आंसर क्या जाना चाहिए? आप समुद्रगुप्त मत कर देना केवल, क्योंकि इलाहाबाद प्रशस्ति जो है उसके एक तरफ अशोक है तो दूसरी तरफ समुद्रगुप्त है। अशोक व समुद्रगुप्त, मतलब एक तरफ जो है अशोक ने लिखा है और दूसरी तरफ समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है। किसने? हरिशेन द्वारा रचित इलाहाबाद प्रशस्ति। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में है। तो जिस स्तंभ पर के एक तरफ इलाहाबाद, जिस स्तंभ पर इलाहाबाद प्रशस्ति अशोक ने लिखी, उसी स्तंभ पर समुद्रगुप्त ने हरिशेन द्वारा लिखा गया है। क्या? कि समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं के बारे में। इलाहाबाद प्रशस्ति किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं के बारे में इसके ऊपर लिखा गया है, वर्णन किया गया है। किसने लिखा है? हरिशेन द्वारा। हरिशेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। प्रश्न पूछ ले, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि का क्या नाम है? तो आप बताएंगे हरिशेन। क्या नाम था? हरिशेन था। और देखिए समुद्रगुप्त की महत्वपूर्ण प्रश्न कि इससे ही इलाहाबाद प्रशस्ति से भी एक बात स्पष्ट होती है, क्या? कि समुद्रगुप्त कभी युद्ध में नहीं हारा था। यह है कौन सी प्रशस्ति से स्पष्ट होता है? समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध में नहीं हारा था, तो इलाहाबाद प्रशस्ति हो जाएगा। मतलब इलाहाबाद प्रशस्ति जो है वह अशोक प्लस किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। एक तो ये बात ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात ध्यान में आप ये रखेंगे कि ये सैनिक सफलताओं से संबंधित है। किसकी सैनिक सफलताओं से? समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं से संबंधित है। इसके ऊपर किसने लिखा भाई? हरिशेन द्वारा रचित है, हरिशेन। ठीक है। चौथी बात क्या इंपॉर्टेंट है कि समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध में नहीं हारा। समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध में नहीं हारा था। यह किससे स्पष्ट होता है? तो आप बताएंगे क्या? इलाहाबाद प्रशस्ति नहीं हारा था। किससे स्पष्ट होता है? इलाहाबाद प्रशस्ति से स्पष्ट होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने है। अब और देखिए आगे की बात कि समुद्रगुप्त जो था उसको भारत का नेपोलियन तो कहा ही जाता है। किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने कहा, एवी स्मिथ ने कहा। क्या कहा? भारत का नेपोलियन कहा। क्यों? क्योंकि उसने इसकी
जो युद्धों का उद्देश्य था, समुद्रगुप्त की युद्धों का उद्देश्य क्या था? एक तो जिस प्रकार अपने दिग्विजय, प्राचीन जो क्षत्रिय थे उनकी भी युद्ध करने की क्या थी? दिग्विजय की मंशा रहती थी कि पूरी दिशाओं को हम विजय कर लें, पूरी पृथ्वी को अपन विजय कर लें। तो दिग्विजय व भारत का राजनीतिक एकीकरण, भारत का राजनीतिक एकीकरण करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। युद्धों का, समुद्रगुप्त की विजयों का यह मुख्य उद्देश्य था। क्या? एक तो दिग्विजय और दूसरा भारत का राजनीतिक एकीकरण। ध्यान में रखें, ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अब समुद्रगुप्त ने भी वही सोने के सिक्के चलाए, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। सोने के सिक्के चलाए, और सोने के जो सिक्के चलाए हैं समुद्रगुप्त ने, उन सिक्कों की क्या खास बात है कि उसके ऊपर एक तो वीणा बजाते शासक की आकृति है, वीणा बजाते शासक की आकृति। इसका मतलब क्या है कि समुद्रगुप्त जो था उनको वीणा बजाने का भी शौक था, या अपन ये कहेंगे कि समुद्रगुप्त ललित कलाओं में भी निपुण था, ललित कलाओं में निपुण था। और क्या खास बात है कि जो समुद्रगुप्त ने सोने के सिक्के चलाए, ठीक है, उसके एक तरफ तो क्या था भाई? अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा भी लिख रखा है। अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े का चित्र है, अश्व या घोड़े का चित्र है। और दूसरी तरफ अश्वमेघ पराक्रम लिख रखा है, अश्वमेघ पराक्रम अंकित है, अश्वमेघ पराक्रम अंकित है। तो अश्वमेघ पराक्रम अंकित है किसके ऊपर? इनके समुद्रगुप्त के जो सिक्के चलाए उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है? अश्वमेघ पराक्रम। इसका मतलब क्या है कि समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के अंतिम चरणों में, जीवन काल के अंतिम चरणों में कौन से यज्ञ करवाया था? अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। किसने करवाया अश्वमेघ यज्ञ? समुद्रगुप्त ने करवाया था भाई। किसने करवाया? समुद्रगुप्त ने। और उनके सिक्कों पर क्या लिख रखा है? अश्वमेघ पराक्रम। एक तरफ उस अश्व की आकृति बनी हुई है, उसका चित्र बना हुआ है, और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ लिखा हुआ है क्या? अश्वमेघ पराक्रम। इसलिए समुद्रगुप्त को पराक्रमांक भी कहा जाता है, पराक्रमांक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, विष्णु का भक्त था, लेकिन अन्य धर्मों को भी यह समान रूप से महत्व देता था। कविराज भी इनको कहते हैं, भारत का नेपोलियन भी इनको कहते हैं। और इन्होंने लगभग भारत के समस्त भूभागों को अपने अधिकार में ले लिया था, भारत का राजनीतिक एकीकरण किया था। बहुत बार प्रश्न आता है। इसके जो भूभाग हैं उनको अपन 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वो अपने एक तो गंगा यमुना का दोआब है, वहाँ उसका जो क्षेत्र था वह, मतलब उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में गोदावरी तक इनका शासनकाल था। और अपन चंबल नदी से देख लें, पश्चिम में चंबल नदी से लेकर के और पूर्व तक इनका काफ़ी साम्राज्य विस्तारित था। तो प्रश्न यहाँ से जो समुद्रगुप्त से बनने वाले प्रश्न क्या हैं कि इलाहाबाद प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, कविराज, वीणा बजाते हुए आकृति, अश्वमेघ पराक्रम, ललित कला में निपुण, ठीक है। और किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। आप ध्यान में रखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बात समझ में, तो अपन बात करेंगे अब चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, आप ध्यान से सुनते जाइए और आप एग्जाम में सफल जरूर होंगे, यह हमारी मानना है, ऐसी हमारी मान्यता है। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहते हैं भाई? विक्रमादित्य की विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय दैट इज विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का एक और क्या नाम है? विक्रमादित्य। देखो इसमें नाम लिख रखा है द्वितीय, द्वितीय है, कौन सा द्वितीय है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय याद करने की टैक्ट आप लोगों को होनी चाहिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय का और क्या नाम है, और क्या कहते हैं इसको? चंद्रगुप्त द्वितीय का और क्या नाम है? विक्रमादित्य नाम है। क्या नाम है भाई? विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, और दूसरी बात आप ध्यान में रखिए, द्वितीय है, क्या है? द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय है तो नाम से कुछ ना कुछ स्टेपल हम कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय है तो इसको अपन क्या कहेंगे भाई?
देवराज व देवगुप्त। द्वितीय से देवराज, इसका एक और नाम है देवराज या देवगुप्त। ठीक है, देवराज व देवगुप्त और चंद्र विक्रमादित्य किसके नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय के 3 नाम हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित नहीं है? कौन सा नाम? तो पहला नाम तो क्या है? देवराज। दूसरा नाम क्या है? देवगुप्त। तीसरा नाम क्या है? विक्रमादित्य। चौथा जो आएगा वह चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम नहीं होगा। दूसरा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न चंद्रगुप्त द्वितीय से कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि के दी गई कौन सी, किसे को हराने के बाद? तो शक विजय के आधार, शक विजय के बाद, ये ध्यान में रखना, बहुत बार प्रश्न आता है। कोई शक है क्या? शक विजय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, शक विजय के बाद विक्रमादित्य बना कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय शक विजय के बाद विक्रमादित्य बना। आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इन्होंने अपनी, क्या बताऊं आपको, कि विवाह व विजयों से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। खास बात, विवाह विधि अपनाई इसने भी, विवाह व विजयों से अपना साम्राज्य विस्तार किया। ये भी खाओ, विजयों से साम्राज्य विस्तार किया। कैसे भाई? साम्राज्य विस्तार किया। फिर क्या खास बात है? विवाह से कैसे? किस अपनी पुत्री थी प्रभावती, किस प्रभावती की, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का क्या नाम था? प्रभावती था। और प्रभावती का विवाह किया इसने। प्रभावती का क्या किया? विवाह किया। किसके साथ किया? वाकाटक के शासक के साथ। किसके साथ? वाकाटक। वाकाटक का शासक कौन था? वाकाटक का शासक था रुद्रसेन। वाकाटक के शासक रुद्रसेन के साथ प्रभावती का विवाह किया किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। योजना के तहत साम्राज्य विस्तार के लिए। वाकाटक के राजा कौन थे भाई? रुद्रसेन। रुद्रसेन के से अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। ठीक है, और देखिए कुछ समय बाद क्या हुआ भाई? रुद्रसेन तो मर गया और प्रभावती का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ठीक है, रुद्रसेन मर गया, प्रभावती का क्या उत्पन्न हुआ? पुत्र उत्पन्न हुआ। इस पुत्र, प्रभावती के पुत्र उत्पन्न हुआ और इसने पुत्र जब बाल्यकाल में था मर गया, तो इसने यहाँ का जो वाकाटक का शासन अपने अधीन कर लिया। इसका मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के एक तरह से अधीन हो गया। आगे बात समझ में। और देखिए इसने पश्चिम में गुजरात व मालवा को भी जीता भाई। इसने गुजरात व मालवा को जीतने वाले, देखिए गुजरात व मालवा, चंद्रगुप्त जो समुद्रगुप्त था उसमें उसके साम्राज्य में गुजरात शामिल नहीं था। ठीक है, गुजरात व मालवा किसने जीता भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय ने जीता। गुजरात व मालवा चंद्रगुप्त द्वितीय ने जीता। कई बार प्रश्न पूछ ले। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य की द्वितीय राजधानी बनाई। देखो काफी प्रश्न है। द्वितीय राजधानी किसको बनाई? उज्जैन को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य की या गुप्त वंश की, गुप्त साम्राज्य की द्वितीय राजधानी किसको बनाई? उज्जैन। गुप्त साम्राज्य की द्वितीय राजधानी कौन सी थी? उज्जैन। किसने बनाई? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाई। क्या कौन सी बनाई? उज्जैन बनाई। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। क्या ये द्वितीय जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, उसको देवराज या देवगुप्त भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को किसकी उपाधि से सम्मानित किया गया? यह उपाधि दी गई विक्रमादित्य की उपाधि से। किस विजय के उपलक्ष्य में? शक विजय के उपलक्ष्य में दी गई। फिर विवाह विजयों से उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम प्रभावती था और प्रभावती का विवाह किसके साथ किया गया? रुद्रसेन के साथ। रुद्रसेन कहाँ के शासक थे? वाकाटक के शासक थे। और उसने गुजरात व मालवा को जीतने वाले गुप्त शासक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को ने गुप्त साम्राज्य की द्वितीय राजधानी किसको बनाया? उज्जैन को बनाया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप ध्यान में रखेंगे। इनको स्टेपल कर लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय, देवगुप्त, देवराज, विक्रमादित्य, प्रभावती और उज्जैन, इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट आ गए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन बनता है? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त साम्राज्य का अगला शासक कौन सा बनता है भाई? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। कौन बनते हैं भाई? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। इससे पहले भी बनते हैं, लेकिन रामगुप्त, वो आपकी 10th क्लास की बुक में नहीं दे रखा है। कुमारगुप्त से पहले कौन है भाई? रामगुप्त है। ठीक है, ठीक है। कुमारगुप्त और महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य।
कुमारगुप्त महेंद्रादित्य का शासनकाल प्रारंभ कब से कब तक रहा? 414 से 455 तक। 414 से 455। ठीक है, आप लोगों को पता है ही कि भाई चंद्रगुप्त जो द्वितीय था उसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 380 से 412। चंद्रगुप्त द्वितीय, यहां देखिए आप, चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 380 से 412। 380 से 412 तक रहा। तो 2 साल बीच में कौन रहा भाई? रामगुप्त रहा। ये रामगुप्त 10th की क्लास से लुप्त हो गया है, जिसको अपन अलग क्लास में रीड करेंगे। तो 10th की क्लास में चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र किसको बता रहे हैं? कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य को। क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्रश्न पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। वैसे एसएससी के लिए भी बनता है, रीट के लिए भी बनता है, पटवार के लिए भी बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आप क्या बताएंगे? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा की गई? तो गुप्त वंश के शासकों के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने के या किस उसका संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। ठीक है, कब से कब तक? 414 से 455 के मध्य इसकी स्थापना हुई होगी, ऐसा माना जाता है। किसने की है? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। ठीक है, दूसरी बात, कौन से गुप्त शासक ने पुष्यमित्र शुंग, गुप्त शासक को पुष्यमित्र शुंग के विद्रोह का सामना करना पड़ा था? तो आप क्या बताएंगे? कुमारगुप्त द्वितीय को। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पुष्यमित्र शुंग के विद्रोह का सामना करने वाले गुप्त शासक का क्या नाम है? तो आंसर क्या आ जाएगा? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। क्या नाम आ जाएगा? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। आगे बात समझ में। और लास्ट अपन बात करेंगे स्कंदगुप्त की। देखिए स्कंदगुप्त जो था वह कब से कब तक? 455 से 467 तक रहा। स्कंदगुप्त कब से कब तक? 455 से 467 तक। स्कंदगुप्त से संबंधित अभिलेख देखिए आप, कौन सा अभिलेख है स्कंदगुप्त से संबंधित? तो आप बताएंगे जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख। स्कंदगुप्त को देख, जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। पहली बात तो आप ध्यान में रखेंगे। जूनागढ़ अभिलेख में क्या बात बता रखी है? 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक महत्वपूर्ण बात तो आप ध्यान में रखेंगे कि एक सुदर्शन झील है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार स्कंदगुप्त ने करवाया था। एक बात तो ये क्लियर होती है कि सुदर्शन झील जो थी उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो आप बताएंगे स्कंदगुप्त ने। आपको ये भी प्रश्न सताता होगा कि भाई सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? तो आप बताएंगे मौर्य शासकों ने इसका निर्माण किया था। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य शासकों के द्वारा हुआ, लेकिन जीर्णोद्धार किसके द्वारा हुआ? स्कंदगुप्त के द्वारा। गलती मत करना। सुदर्शन झील के निर्माण करता थे मौर्य शासक और उसका जीर्णोद्धार करवाया था किसने? स्कंदगुप्त ने। कौन से अभिलेख के अनुसार? कौन सी प्रशस्ति के अनुसार? तो आप बताएंगे जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार। कौन से अभिलेख के अनुसार? जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार। दूसरी बात क्या है? जूनागढ़ अभिलेख से ही अपने को इस बात का पता चलता है कि जब स्कंदगुप्त शासक बना था तो उसको अपने प्रारंभिक के काल में ही मलेच्छों के रूप में विख्यात हूणों का सामना करना पड़ा था। बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? मलेच्छों को मारने वाला या मलेच्छों का नाशक भी इनको कहा जाता है। मलेच्छों के रूप में कौन विख्यात है? हूण। ठीक है, मलेच्छों को पराजित करने वाले गुप्त शासक कौन थे? स्कंदगुप्त थे। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। तो ये 10th क्लास की बुक में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए रीट की एग्जाम में काफ़ी उपयोगी रहेंगे। ध्यान से आप लोग एग्जाम देना, ध्यान से इस क्लास को सुनना। अगली क्लास गुप्त वंश की पूरी क्लास 1 घंटे के लिए आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।